नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल डीएसआर एस्ट्रोलॉजी में और साथ ही आज का विषय भी आपको बताता हूं। मित्रों, आज हम जानेंगे और चर्चा करेंगे राहु के बारे में। वैसे तो साइंस में राहु और केतु को ग्रह माना ही नहीं जाता, पर ज्योतिष शास्त्र में इन्हें विशेष प्रभावी और छाया ग्रह माना गया है। कोई भी ज्योतिषीय गणना राहु और केतु के बिना पूरी नहीं होती। किसी भी कुंडली का अध्ययन करना हो या किसी भी कुंडली का विश्लेषण करना हो, राहु और केतु की गणना करना और इन पर विचार करना अति आवश्यक होता है। राहु और केतु की प्रचलित पौराणिक कहानी तो आप सभी को मालूम होगी, पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को कम लोग समझते हैं, कम लोग जानते हैं और बहुत कंफ्यूजन है इस टॉपिक पर। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि राहु हमारे जीवन पर कैसे अपने प्रभाव डालते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका कैसा स्वभाव है इत्यादि। तो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, राहु एक छाया ग्रह है, यानी वास्तव में आकाश में सौरमंडल में ये दिखाई नहीं देते हैं। इनके पास में दूसरे ग्रहों के जैसे भौतिक शरीर भी नहीं है, मटेरियलिस्टिक बॉडी नहीं है, पिंडीय शरीर नहीं है। सूर्य से लेकर शनि तक बाकी सारे ग्रह हमें दिखाई देते हैं, सब पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सबसे सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सबका अपना एक अलग वाइब्रेंस है सोलर सिस्टम में। राहु और केतु के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कैलकुलेटेड पॉइंट्स हैं, पर इनका प्रभाव किसी प्लैनेट से भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। इसी के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें शास्त्रों में ग्रहों की संज्ञा दी है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करते हैं। जब चंद्रमा अपने मार्ग यानी कि अपनी ऑर्बिट पर उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए सूर्य के सामने आ जाते हैं और ऐसे बिंदु, ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं कि वहाँ से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुँच पा रहा होता है या चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बन रही होती है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिस बिंदु या जिस पॉइंट पर चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण हो जाए, उसी पॉइंट या उसी बिंदु को राहु कहा जाता है। राहु से ठीक 180 डिग्री सामने चंद्रमा की ही ऑर्बिट पे जो दूसरा पॉइंट बनता है, उसी को केतु कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हीं पॉइंट्स को नॉर्थ नोड और साउथ नोड बोलते हैं। मून के ऑर्बिट की अम्ब्रा और पिनम्बरा भी इन्हीं को कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है, स्वाति, आद्रा और षड्विशा। यदि किसी जातक का जन्मकालीन चंद्रमा इन 3 नक्षत्रों पे होता है, तो उसको जन्म से ही भोग्य दशा राहु की प्राप्त होती है, यानी कि वो जन्म से राहु की महादशा को प्राप्त करता है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। राहु और केतु सदैव वक्री गोचर करते हैं, ये कभी भी मार्गी नहीं होते। राहु और केतु को पूरी 12 राशियों में गोचर करने के लिए 18 वर्ष का समय लगता है। वही ये 1.5 साल तक एक राशि पर विराजमान रहते हैं, यानी कि 18 महीने तक ये एक राशि पर गोचर करते हैं। राहु का रत्न गोमेद है। राहु की उच्च राशि वृष, नीच राशि वृश्चिक होती है। राहु की मूल त्रिकोण राशि कुंभ और स्वराशि कन्या है। कुछ विद्वानों के मत अनुसार राहु की उच्च राशि मिथुन और नीच राशि धनु भी होती है। राहु और केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां होती हैं, यानी कि ये जिस भी भाव में, जिस भी राशि पर बैठते हैं, उससे 5वीं, 7वीं और 9वीं राशि को दृष्टि देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि राहु धनु राशि पर हैं, तो ये मेष राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि को अपनी दृष्टि देंगे। राहु एक स्त्री ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, राक्षस ग्रह भी हैं। राहु एक छाया है और छाया किसी की भी हो मित्रों, काली ही होती है। यदि किसी की कुंडली में राहु बली होता है, तो वो उसको सारे भौतिक सुखों से परिपूर्ण कर देता है, सारी सुख सुविधाएं ऐसा जातक प्राप्त करता है। रंग से राजा भी बना देता है राहु। यदि राहु कुंडली में निर्बली हूँ, तो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव बढ़ जाते हैं, संघर्ष बढ़ जाता है। राहु जिस भाव में भी स्थित होता है, उस भाव से संबंधित कठिनाइयां जीवन में बढ़ जाती हैं। राहु एक वायु प्रधान ग्रह है। राहु को यदि उसकी विशेषताओं और स्वभाव के अनुसार समझने की कोशिश करी जाए, तो राहु सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह भी है। वैसे तो ज्योतिष में सूर्य को सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। सूर्य नत्वा ग्रहपतिम जगत उत्पत्ति कारणम, यानी कि सूर्य ही 9 ग्रहों का अधिपति और इस जगत की उत्पत्ति का कारण है। सूर्य का प्रताप और प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि सूर्य के नज़दीक कोई भी ग्रह आता है तो सूर्य उसे अस्त कर देते हैं। इसीलिए हमें दिन में तारे नहीं दिखाई देते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रताप इतना ज़्यादा होता है कि उसके कारण हमें किसी भी सितारे की या किसी भी ग्रह की किरणें हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती।
पर जब राहु इन्हीं सूर्य के समीप आ जाते हैं, इन्हीं सूर्य के साथ में आ जाते हैं, तब वो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं और उस वक्त सूर्य की कोई भी किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। राहु बहुत शक्तिशाली ग्रह है। इसको राहु का स्वभाव और विशेषता भी कह सकते हैं कि राहु जिस भी ग्रह के साथ में बैठते हैं, उसकी पूरी क्वालिटीज़, उसकी पूरी विशेषताओं को अपने में सोख लेते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं उसके पूरे प्रभावों को। सूर्य के साथ आएगा तो सूर्य ग्रहण कर देगा, चंद्रमा के साथ आएगा तो चंद्रमा ग्रहण कर देगा, बुध के साथ में आएगा तो बुध की क्वालिटीज़ अब्जॉर्व कर लेगा। अगर योगों और दोषों की भाषाओं में बात करूँ, जब राहु किसी भी ग्रह के साथ में आता है तो वो उस ग्रह को ग्रहण लगा देते हैं, एक्लिप्स क्रिएट कर देते हैं, उसके प्रभावों को नष्ट कर देते हैं और उसको अपनी तरीके से देने लग जाते हैं। शुक्र के साथ आते हैं तो स्त्री हंता योग बना देते हैं, बृहस्पति के साथ में आते हैं तो गुरु चंडाल योग बना देते हैं, शनि के साथ में आते हैं तो पितृदोष, शापित दोष इत्यादि बना देते हैं, बुध के साथ में आते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, उसको मति भ्रम करवाते हैं, मंगल के साथ में आते हैं तो अंगारक योग बना देते हैं। राहु जिस ग्रह के साथ में आते हैं वो उसकी पूरी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। राहु गुप्त विद्याओं को भी इंडिकेट करता है। राहु समस्त विषयों का कारक है, जितने भी जहर हैं राहु ही उनका कारक है। राहु नशों का, शराब का, नीच कर्मों का, नीच लोगों के साथ का, नीच स्त्रियों से संबंध का, पराई स्त्रियों से संबंध का, वैश्यावृत्ति का, गाली गलौज का, जासूसी का, रिसर्च का, किसी भी गुप्त चीज़ के बारे में अध्ययन का, किसी भी नई चीज़ या ऐसी चीज़ जो दिखाई नहीं पड़ती हो उसके बारे में रिसर्च का, पॉलिटिक्स का, राजनीति का, दुर्व्यवहार का भी कारक होता है। राहु उन कर्मों का भी कारक होता है जिन्हें सामाजिक नहीं माना जाता, जो मॉरल नहीं होते, जैसे चोरी, डकैती, जालसाजी, धोखाधड़ी इत्यादि। राहु सनक का, ऑब्सेशन का भी कारक होता है। राहु अंडरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का भी कारक होता है। किसी की कुंडली में राहु अच्छे हों चाहे बुरे हों, राहु अपनी दशा अंतरदशा में भ्रम और कन्फ्यूजन ज़रूर प्रदान करता है। व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों पे उत्सुक भी हो जाता है। उसके लिए किसी भी एक चीज़ को चुनना या कोई भी एक निर्णय लेना काफ़ी कठिन हो जाता है। राहु डिसीजन मेकिंग पावर को थोड़ा कमज़ोर करता है। ऐसा व्यक्ति आसानी से और सहजता से डिसीजन नहीं ले पाता है। वो खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस करता है। जिनकी कुंडली में राहु बली हो, उनकी स्थिति अच्छी हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। ये लोग बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री पद तक भी जा सकते हैं। जो रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, जो रसायनों से संबंधित काम करते हैं, जो टेलीविज़न इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, जो आईटी सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, यदि उनकी कुंडली में राहु बली तो ऐसे लोग अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छी पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं। यदि किसी की कुंडली में राहु वृषभ, मिथुन, तुला, कन्या, मकर या कुंभ राशि में स्थित हो तो राहु अच्छे फल प्रदान करते हैं। भले ही फिर राहु की प्लेसमेंट अशुभ भावों पर, त्रिक स्थानों पर भी हो, जैसे कि 8वें स्थान पर, 12वें स्थान पर, तो भी इन राशियों में अगर राहु स्थित हैं तो राहु की अशुभता में कमी आ जाती है। राहु सर्वाधिक शुभ फल तभी देते हैं जब वो अकेले बैठे हों। जैसा कि मैंने बताया मित्रों, यदि राहु किसी भी ग्रह के साथ में आते हैं तो वो उसके पूरे प्रभाव, उसकी पूरी विशेषताओं को खुद सोख लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं और उस ग्रह की भांति ही एक्ट करने लगते हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण में राहु सूर्य के साथ में आता है, सूर्य की जगह ले लेता है राहु और खुद को सौरमंडल का राजा ही समझने लगता है, वैसा ही बर्ताव करने लगता है, वैसा ही स्वभाव हो जाता है उसका। सूर्य को पूर्ण रूप से राहु ढक लेता है, सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं आ पाता और राहु उस गद्दी पर बैठता है जिस गद्दी पर आमतौर पे सूर्य देव विराजमान होते हैं। राहु बहुत चतुर, चालाक और इंटेलिजेंट प्लैनेट भी है। राहु बहुत महत्वाकांक्षी भी है। जिसकी कुंडली में भी राहु बली होंगे, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, बहुत एम्बिशियस होता है। इसको भौतिक चीज़ों के प्रति, मटेरियल चीज़ों के प्रति बहुत महत्वाकांक्षा होती है जीवन में। इन्हें बहुत ज़्यादा तलब, एक क्रेविंग सी होती है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। और यदि कुंडली में राहु अच्छे हैं, शुभ हैं, तो ऐसे व्यक्ति ये सारी चीज़ें पाते भी हैं, सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को भोगते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता कि वो इन सुखों को पाने के लिए या अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन मार्गों का चयन कर रहा है वो सही है या नहीं है। इनका बस एक ही सोचना होता है कि इनको बस किसी भी हालत में अपने उद्देश्य तक पहुंचना है,
उसको हासिल करना है बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे जैसे। भले ही वो तरीका थोड़ा सा उनका असामाजिक हो, असभ्य हो, ठीक ना हो, तब भी वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रास्ते की परवाह नहीं करते और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते भी हैं। इस षड्यंत्रों का भी इस्तेमाल करते हैं। राहु की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है ये। राहु षड्यंत्रकारी ग्रह है। राहु भ्रम, इल्यूजन का भी कारक है। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये राहु का ही स्वभाव है। जैसे आप लोगों ने जादूगरों को देखा होगा, वो हाथ की सफाई दिखा के आपको एंटरटेन करते हैं। वहाँ आपको भी पता है और उस जादूगर को भी पता है कि ये जादू नहीं है। तो क्या है? ये भ्रम है दोस्तों, इल्यूजन। और राहु इसी का स्वामी है। जिनकी कुंडली में राहु बली होता है, वह व्यक्ति अपने असली रूप को छुपाकर एक दूसरे व्यक्ति के रूप का मुखौटा बना के आपके सामने आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं। ऐसे लोगों की कन्विंसिंग पावर बहुत तेज होती है। ये बहुत आसानी से दूसरे व्यक्ति को कन्विंस कर लेते हैं। आप सभी ने पौराणिक कहानी में तो सुना ही होगा कि स्वरभानु नाम का राक्षस समुद्र मंथन के समय देवताओं की वेशभूषा धारण करके उन्हीं के बीच अमृत पान करने बैठ गए थे और उन्होंने अमृत पान कर भी लिया था। बाद में विष्णु जी ने उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से बीच में से काट दिया, लेकिन तब तक स्वरभानु अमृत का पान कर चुका था। इसीलिए उसके ऊपरी हिस्से को राहु और नीचे के हिस्से को केतु जाना गया, क्योंकि वह अमृत पीने के बाद अमर हो गए। तो राहु का जो उद्देश्य होता है मित्रों, वो उसको प्राप्त करके ही मानता है, नहीं तो वो मानता ही नहीं है। वो ऐसे नहीं तो वैसे, बाय हुक बाय क्रुक, अपनी माया से, अपने षड्यंत्रों से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ही लेता है। जैसे राहु को अमर होना था, राहु अमर हो गया और आज हम राहु के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। राहु अपने एम्बिशन को हमेशा पा ही लेगा। साथ ही साथ वह माया का भी कारक होता है। जो वो नहीं होता वो दिखाने की कोशिश करता है। कई बार समाज के अधर्मी और दुराचारी लोग एक अच्छे आदमी, सुशील आदमी और सभ्य आदमी का मुखौटा लगाकर आपके सामने आ जाते हैं। ये राहु ही कराता है। राहु का एक स्वभाव और भी है कि राहु कोई भी काम, कोई भी फल प्यार मोहब्बत से नहीं देते। ये सारे फल अचानक से देते हैं। अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये विस्फोटक तरीके से ही अपने फलों को प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए की नौकरी करता था, उसको एकदम से कॉल आ गया 45 लाख रुपए के पैकेज का। उसको कोई उम्मीद नहीं थी, विस्फोटक तरीके से उसकी आय बढ़ गई। ये राहु का ही प्रभाव होता है। यदि राहु अच्छा है तो व्यक्ति को बहुत मान सम्मान प्राप्त होता है, बहुत धन दौलत भी कमाता है, राजा समान सुख प्राप्त करता है, सभी भौतिक सुख सुविधाओं को भोगता है, राजा भी बन जाता है। यदि राहु खराब हो तो जीवन में परेशानियां, संघर्ष और उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। वैवाहिक स्थिति भी खराब कराते हैं। ज्ञान और धन की प्राप्ति में बहुत अड़चनें आती हैं। तो मित्रों, ये तो थी राहु की बात। अब मित्रों, मैं अगली वीडियो केतु और अन्य समस्त ग्रहों के ऊपर भी बनाऊंगा, ताकि हम उनके बारे में भी सहजता से समझ पाएं। राहु का द्वादश भावों पर विचार, राहु का दूसरे ग्रहों के साथ युतियों का प्रभाव, राहु का 12 राशियों पर विचार, राहु के द्वारा निर्मित योग, दोष, कालसर्प योग, इनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो का मेरा उद्देश्य बस यही था कि राहु के बारे में हम जान पाएं। सूर्य से लेकर के शनि तक सारे ग्रह में आकाश में दिखते हैं, इसलिए इनके बारे में हम थोड़ा अच्छे से जान भी सकते हैं। जैसे कि सूर्य गर्म हैं, दिन में दिखते हैं, सूर्य से धूप आती है, सूर्य की धूप गर्म होती है, ये सब हमें पता है क्योंकि सूर्य दिखते हैं, राहु दिखते नहीं हैं। इसी के लिए राहु को समझने के पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है कि राहु क्या है। आशा करता हूँ कि आप सभी का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए मुझसे जुड़े रहिए। नमस्कार। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप या कॉल पर संपर्क कर सकते हैं और बहुत ही नाम मात्र शुल्क अदा करके सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।